अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। आपको शो का फॉर्मेट पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में चैट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। आप इस पर मुझे कॉल कर लें, मैं शो के दौरान कॉल्स उठाता हूँ, या आप चैट पे अपना मैसेज लिख लें। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि चैट पे अपना मैसेज इंग्लिश में लिखें। और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं बैलेंस रखूँ बिटवीन द चैट एंड टेलीफोन कॉल्स। और सिलसिला शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इस चैनल को थोड़ा सा एडवर्टाइज भी कर दें। आई विल बी ग्रेटफुल। उसके अलावा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, बड़ा आसान उसका तरीका है कि आप मेरे मोबाइल पे मुझे टेक्स्ट करें। प्लीज़ वॉइस मेल ना छोड़ें। मैंने अपनी वॉइस में भी बोला हुआ है कि मैं वॉइस मेल नहीं सुनता। अगर आप मुझे टेक्स्ट कर देंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आइदर हम इन पर्सन में आपको अपॉइंटमेंट दे सकता हूँ या टेलीफोन। सो अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। तारक भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं बिल्कुल खैरियत से। तारक भाई दो छोटे छोटे सवाल है। मैंने इनडेफिनेट अप्लाई करना है लॉन्ग रेजिडेंस पे ना, 10 साल के रूट पे ना। जी। तो मेरा सवाल यह है कि क्या 28 दिन ग्रेस पीरियड पहले कर सकते हैं जैसे दूसरे वीजे हम करते हैं? दूसरा, मैं पाकिस्तान गया था अभी रिसेंटली, तो वापस आया तो उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने स्टाम्प एंट्री की, स्टाम्प है वो मेरे पासपोर्ट पे नहीं लगाई, मिस हो गई। 3-4 पासपोर्ट थे तो मेरा मिस हो गई मेरे पासपोर्ट। इसका कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं अप्लाई करता हूँ? तीसरा कि क्या आजकल वो जो सेम डे सर्विस है वो ओपन है या नहीं है इंडेफिनिट की? बस यही। थैंक यू भाई, मैं बारी बारी आपको जवाब दे देता हूँ। पहले बात है कि 28 डेज़ का ग्रेस पीरियड बिल्कुल अवेलेबल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप 20 डेज़ जो आखिरी आपके रह जाते हैं 10 ईयर्स पूरे होने में, आप उसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड अवेलेबल है। जहाँ तक बात है कि उन्होंने आपकी स्टैंप नहीं की है, तो वो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एयरपोर्ट पे उनको कॉल कर सकते हैं और उनको ये सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड देन दे कुड से टू यू कि उसका क्या हल है। लेकिन इट्स बेटर कि आप इन्फोर्समेंट जो हम उनको इन्फोर्समेंट सेक्शन बोलते हैं जो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है, कि अगर आप उनसे बात कर लें कि जी आपने, बिकॉज इतने शायद ज़्यादा पासपोर्ट आप हमारी फैमिली के देख रहे थे कि एक पासपोर्ट पे आपने स्टैंप नहीं लगाया। और जो आपकी ट्रैवल आर्टिलरी है उसको प्लीज़ संभाल के रखें, वो ज़रूरी है। और अपने स्टैम्प को फिक्स करवा लें, इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेम डे सर्विस पता इस तरह चलता है कि जब आप एप्लीकेशन भरते हैं तो रात 1 बजे आपको लॉग इन करके देखना पड़ता है कि आपको प्रीमियम सर्विस अवेलेबल हो रही है या नहीं। तो उस वक्त पता चलेगा कि प्रीमियम सर्विस है या नहीं। अगर 1-2 दिन आप ट्राई करते हैं और रात 1 बजे लॉग इन करके प्रीमियम सर्विस आपको नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि उस पीरियड के दौरान लॉन्ग रेजिडेंस पे प्रीमियम सर्विस अवेलेबल नहीं है। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। भाई कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। जी। मैं लाके समझता हूँ आज पहले कॉल आपको कर गया, पहला कॉल भी आपके उधर चला गया। चलें, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर। अपना सवाल पूछ लें और जी शो में ही। तारिक भाई, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा ऊपर एक एलिगेशन है खास ऑल्टर का। तो जिसने मेरा मेरा खास ऑल्टर किया था ना, वो था स्टूडेंट कंसल्टेंट। तो उन लोगों ने तो कर दिया, वो जो बंदा किया था वो मर भी गया आज से 12 साल पहले। 12 साल पहले ये हुआ था, तो अभी 12 साल हो गया, बंदा भी मर गया। पर मरने से पहले उस बंदे ने ना उसका फैमिली को बोला है जो है ना इसने ये सारा किया है, और फैमिली भी एग्री हुआ है एक लेटर देने के लिए, जो मैं होम ऑफिस प्रोवाइड करने के लिए सोच रहा हूँ। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, जो कौन सा क्योंकि ये हुआ बांग्लादेश में, तो कौन सा मैं अगर कुछ करूं तो ये इधर का कोर्ट या होम ऑफिस एक्सेप्ट करेगा? अगर मैं कोई गवर्नमेंट बॉडी का स्टिकर या स्टाम्प मराऊं तो हो सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है। किस चीज़ का स्टाम्प है ये? जैसे कोई जो वकील इसको बोले, मेरा सामने इन लोगों ने बोला है ये बात, ओके, मैं रोटारियन क्या कहते हैं उसको, रोटारियन रोटारियन पब्लिक। ऑलराइट, मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि अगर आप माइंड ना करें, क्योंकि आपकी, मुझे लग रहा है कि ये रिक्वेस्ट बड़ी स्पेसिफिक है, तो अगर इस शो में मैं सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ।
जनरली कोई चीज़ पूछें तो मैं उसका जनरली जवाब दे सकता हूँ। अगर आपको वेरी स्पेसिफिकली अपने केस में कुछ पूछना है तो फिर ज़ाहिर बात है ये फॉर्मेट नहीं है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मुझसे आपने बात करनी है तो प्लीज़ शो के बाद नॉर्मल बिजनेस आवर्स में आप मुझे कांटेक्ट कर लें, और प्लीज़ वॉइसमेल ना छोड़िएगा, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, तो मैं आपको अपॉइंटमेंट दे दूँगा एंड देन वी कैन डिस्कस दैट। विदाउट नोइंग कि क्या नोयत है इस डॉक्यूमेंट की और किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पेश करना चाहते हैं, क्या एप्लीकेशन आप सोच रहे हैं, इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से इंफॉर्मेशन भी दूं कि हाँ जी ये ठीक है या ये गलत है। तो प्लीज़ अगर आप इस चीज़ को माइंड ना करें टू फॉलो दैट, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। मैं जल्दी से एक दो मैसेजेस भी पढ़ लूँ एंड देन आई विल कम बैक टू टेलीफोन कॉल्स। अनम लिखते हैं, सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम अनम, हाउ लॉन्ग द अपील आर्ग्यूमेंट एंड डिसीजन टेक्स विदाउट हियरिंग एंड बैरिस्टर, मैनी थैंक्स। सो आई थिंक अनम आपने शायद फॉर्म में भर के दे दिया है कि आई डोंट नीड एन ऑरल हियरिंग, मेरा आप विदाउट हियरिंग डिसीजन दे दें। तो वो डिपेंड करता है कि केस किस जज के पास जाता है। कुछ जजेस टेक 3-4 months एंड कुछ जजेस आर वेरी क्विक। तो इसमें कोई टाइम लाइन नहीं है। तो आई वुड ओनली से बी पेशेंट एंड जस्ट वेट फॉर द डिसीजन फ्रॉम द कोर्ट। कोई हार्ड लाइन टाइम लाइन नहीं है कि हाँ जी 3 महीने में लाजमी आ जाता है। मेरा तजर्बा ये कहता है, डिपेंड करता है कि किस जज को केस जाए। सर्टन जजेस आर स्लो अपनी डिटर्मिनेशन राइट करने में, सर्टन जजेस आर वेरी फास्ट, तो इट्स जस्ट अ पेशेंस गेम। सो आई वुड रिकमेंड, अमन आपको इन्फॉर्मेशन ये दूंगा कि पैनिक ना करें, जस्ट वेट। Faisal Pervez likhte hain, sir, please reply in English. That's not a problem, Faisal. It's about unmarried partner visa from EU with British partner. Answer in English, please. Sorry, yeah, thanks. Faisal, answering in English is not a problem, but would you be kind enough to give a little bit more explanation as to what sort of information you're looking for, so I could then address that? If it's a random question about unmarried partner visa from EU with British uh, partner, then I don't know what specific requirement you're after, what sort of information you're looking for, because the statement is very open-ended and is very vague, and I don't think I will have the time to go through each and every criteria and possibility when we're talking about an immigration rule such open-ended. So if you could just narrow down your matter, your issue, then I'm more than happy to address that in English. But if you can come back to the chart and if you narrow down what specifically you're looking for within this visa category, then I'm happy to answer you in English, Faisal. My apologies for not going on for 5-6 minutes about the whole visa rule, because I think that'll be a bit too much for this show. So I'll be grateful if you can narrow down specifically what you are looking for, Faisal. My sincere apologies. And you always have the option, Faisal, to get in touch with me. My mobile number is on the bottom of the screen. After the show, if you get in touch with me, then I will forward you details of how to get in touch with me, either in person or over the telephone. You can book an appointment. आगे चलते हैं। अली लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अली, when a child of a settled father apply citizenship after arriving in UK, when can a child on family visa when mother or before her mother and child enter the UK on spouse visa? देखें, होता ये है कि इफ़ द चाइल्ड इज़ बोर्न अब्रॉड और फादर या मदर, अभी हम या फादर की बात करते हैं, हैज़ इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, द चाइल्ड इज़ नॉट ब्रिटिश बाय बर्थ। चाइल्ड को रजिस्ट्रेशन होनी एज ब्रिटिश सिटीजन व्हेन दे कम इन दिस कंट्री। अब होता ये कि जो बच्चा यूके में पैदा हो और उसके फादर के पास इंडेफिनेट एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ नहीं है, लेकिन बाद में इंडेफिनेट आता है फादर या मदर किसी एक के पास भी, द चाइल्ड कैन बी रजिस्टर्ड एज ब्रिटिश सिटीजन। लेकिन इधर सिचुएशन ये है, जिस तरह आपने भी मुझे बताया, द वे आई हैव अंडरस्टूड इट, द चाइल्ड वाज बोर्न आउटसाइड ऑफ यूके एंड एट द टाइम द फादर हैड इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। अगर वो बच्चा यूके आ भी जाता है तो वो बेहतर है कि मदर के साथ अप्लाई करे अपनी रजिस्ट्रेशन जब मदर की नेचुरलाइजेशन की बारी आए, बिकॉज वो बच्चा यहाँ नहीं पैदा हुआ। ऑफ कोर्स होम ऑफिस के पास डिस्क्रेशन है कि किसी भी चाइल्ड को वो नेचुरलाइजेशन दे सकता है, बट इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, और इस सिनेरियो में दे विल मोस्ट लाइकली टर्न अराउंड एंड से कि कोई डिसएडवांटेज नहीं है, फॉलो द इमिग्रेशन रूल, बच्चे का अपना वीज़ा पूरा हो जाए और जब मदर को नेशनैलिटी मिले वो डिपेंडेंट के तौर पे बच्चे को बीच में ऐड कर सकती है। वॉट यूर थिंकिंग अबाउट अली इज़ के अगर आपका बच्चा यूके में पैदा होता और बाद में आपको इंडेफिनेट मिला है तो आप फिर उसकी रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, बट इस सिनेरियो में जहाँ बच्चा
यूके से बाहर पैदा हुआ है और बाप के पास इनडेफिनेट है, देन बेहतर है कि वो माँ के साथ अप्लाई करे, इफ दिस इज द प्रोसीजर आई थॉट अबाउट, मतलब सिनेरियो आई थॉट अबाउट। आई थिंक यही आप बात कर रहे थे। शान सिंह लिखते हैं, हेलो सर, हेलो शान, सत श्री अकाल। आप लिखते हैं, माई इन लॉज फैमिली लिव इन यूके एंड हैव यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर। माई सन एंड माई हस्बैंड went UK under EU settlement visa. My husband has pre-settled status now. Can he apply my spouse visa? Or can father-in-law apply under human right visa? It's necessary life test. Okay. First thing ये है शान कि अगर आपके हस्बैंड के पास इंडियन पासपोर्ट है और उनके पास EU सेटलमेंट वीज़ा है 5 साल वाला, तो वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते जब तक उनके इनडेफिनेट नहीं हो जाता। और अगर आप बात करें अपने फादर इन लॉ की, तो वो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर में बात आ जाएगी, और वो इट्स अ बिट टू लेट बिकॉज अब ब्रेक्सिट हो गया है, और आपने फैमिली परमिट कभी पहले अप्लाई नहीं किया, तो दैट वुड बी अ रादर कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो। तो मुझे बाकी तो आपकी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन जहाँ तक आपके हस्बैंड की बात है, जब उनके पास इनडेफिनेट लीव टू रिमेन आ जाएगा, क्योंकि वो इंडियन नेशनल है विद प्री सेटल स्टेटस, तो वो फिर आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब अगर आपका सवाल ये कि तारिक भाई हम लोग इनडेफिनेट का वेट नहीं करना चाहते और हम ह्यूमन राइट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इट्स अ वेरी, आप समझ लें, कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन। मुझे ये तो नहीं पता आप कितना अरसा शान अपने हस्बैंड के साथ मुल्क से बाहर हैं कि मैं बोलूँ कि बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, लेकिन नॉर्मली ह्यूमन राइट एप्लीकेशंस अवॉइड की जाती हैं इस सिनेरियो में, और लोगों को ये कहा जाता है कि थोड़ा सब्र से पेश आ जाएं, जब इनडेफिनेट आपके पार्टनर का हो जाए देन यू कम ओवर। ऑफ कोर्स आपके पास ऑलवेज ऑप्शन है, मुझे नहीं पता आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है, कि यू कैन कम हियर एज अ स्टूडेंट genuinely steady and in the meanwhile be with your partner, और जब पार्टनर का indefinite हो जाए then switch from study to spouse visa। तो वो चीज़ें मुझे और तो नहीं पता, but that is something you should consider, Sean। Rainchester लिखते हैं, I think this is the last one, then I'll move back to telephone calls। Rainchester लिखते हैं, सलाम sir, my partner, she is British citizen and she is sharing mortgage with her sister, and how owing her separate house on rent, does still affect a spouse visa process? Greeting from Spain। Winchester, not really। वो लोग ये कहते हैं कि अकोमोडेशन आपकी किसी के साथ भी हो, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ घर में रहते हैं, तो हम लोग नॉर्मली उनको ये मशवरा, मतलब मशवरा नहीं, सॉरी, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट करवा लें, जो कि कोई भी लोकल स्टेट एजेंट बना के दे देता है, एंड दैट वुड वेरीफाई के, एंड दैट विल कंफर्म वो होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट कीजिए, आपके आने से घर ओवर क्राउडेड नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर दैट। हाँ, एंड बिफोर आई कम टू द टेलीफोन कॉल, शान एक चीज़ पूछी थी शान ने कि इंग्लिश टेस्ट कौन सा है, तो स्पाउस वीज़े पे एंट्री क्लियरेंस पे इज़ A1, और जब आप एक्सटेंशन लेते हैं इज़ A2, और फिर बाद में B1, ये सिनेरियो इंग्लिश टेस्ट का। तो यस, एंट्री के लिए इज़ A1 टेस्ट। अब हम थोड़ा कॉल्स की तरफ भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी, तारिक भाई की बात कर रहे हैं? जी मैं बिल्कुल तारिक बोल रहा हूँ, अपना आप सवाल पूछ लें और मैं शो में जवाब दे दूंगा सर। अच्छा तारिक भाई, ये मेरी बेटी है, उसकी तकरीबन 21 साल है जी। तो वो अर्ली कंसेशन की जो पॉलिसी आई थी उसमें पार कर रही थी ना, वो उसके सारे क्राइटेरिया पूरी कर रही थी जी। मगर उसने जो अप्लाई किया तो वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, तो मगर अर्ली उसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। उसने फॉर्म वो जो भरा तो वो वाला भरा था 2.5 ईयर एक्सटेंशन वाला। तो अभी होम ऑफिस वालों ने कल फोन किए कि आप लोग इस तरह करें कि दूसरी एप्लीकेशन डाल दें, और ये जो आपकी जो 2.5 वाली एप्लीकेशन है तो ये विड्रॉ कर दें। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि तारिक भाई, अगर ये इंडेफिनिट हमें ना दे और ये एक्सटेंशन ही दे दे, तो फिर हमें ये फीस वापस कर देंगे कि नहीं, वो बस फीस हमारी चली जाएगी? ऑल राइट, ठीक है जी। देखिए, अगर उन्होंने आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया है तो वो तो फिर फीस आपकी चलेगी, अगर आप बाद में चेंज भी करते हैं कुछ। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरह आपने बात शुरू की थी तो आपने कहा हमने एक्सटेंशन अप्लाई की, उन्होंने 2.5 ईयर का वीज़ा दिया, इफ दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड।
तो फिर तो ज़रा इशू आ जाएगा। यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर सेटलमेंट। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि अभी हमारी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, तो आईएचएस तो रिफ़ंड हो जाता है। जहाँ तक फ़ी की बात है वो डिपेंड करता है कि आपने फिंगरप्रिंट्स दिए हैं या नहीं दिए। बिकॉज अगर आप फिंगरप्रिंट दे देते हैं तो फिर डिफरेंट अमाउंट आपका रिफ़ंड होता है सारे फ़ी में से आईएचएस मिला के, और अगर फिंगरप्रिंट आपने नहीं दिए तो डिफरेंट अमाउंट होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन के ऊपर है। लेकिन अगर उन्होंने आपको वीज़ा दे दिया 2.5 साल का, विच आई अंडरस्टूड, तो फिर तो आपकी फ़ी रिफंड नहीं होगी, बिकॉज वो उन्होंने आपको वीज़ा इशू करके दे दिया है। अब आपको अलग से एप्लीकेशन डालनी है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की। लेकिन अगर उन्होंने अभी वीज़ा इशू नहीं किया है, एप्लीकेशन स्टिल एट द असेसमेंट स्टेज, तो फिर डिपेंड करता है रिफ़ंड का अमाउंट क्या होगा ऑन द फैक्ट कि आपने फिंगरप्रिंट दिए या नहीं दिए। सो अगर आप मुझे बाद में इसके बारे में बता दें तो पॉलिसी गाइडेंस देख के मैं आपको बता दूंगा कि क्या अमाउंट आपका रिफ़ंड होगा। आई डू अपोलोजाइज, जब मैं जवाब दे रहा था कोई और कॉल कर रहा था। लेट्स टेक अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो। हेलो। जी सर, अपना सवाल पूछ लें और शो में मेरा जवाब सुन लें। हेलो तारिक जी, मैं पूछना चाहता हूँ मेरी फीस कब इंक्रीज कर रहे हैं होम ऑफिस के। ओके जी, मैं बता देता हूँ। एक और इंफॉर्मेशन है भाई, मेरा वीजा, मैं टेनिजी रोड पर हूँ, नेक्स्ट 7 सितंबर को एक्सपायर हो रहा है, तो मैं कितना कब कब अप्लाई कर सकता हूँ? 28 डे के ये बता देना प्लीज। थैंक यू वेरी मच। ओके, देखिए जी, पहली बात है कि जो फ़ी इंक्रीज़ हो रही है 15%, और आईएचएस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। आई थिंक फ्रॉम 624 गोइंग ऑल द वे टू 1035। अभी तक उसकी डेट नहीं आई है। हिस्टोरिकली नॉर्मल फ़ीस रेज़ होती है अप्रैल के अंदर, तो मैं बहुत बड़ी अजम्पशन ले रहा हूँ कि मोस्ट लाइकली अप्रैल में इंक्रीज़ होगी नेक्स्ट ईयर। लेकिन प्लीज़ इसको कोट ना करें, बिकॉज अभी तक डेट नहीं आई। कुड बी अर्लियर। जैसी कोई डेट आई कि फ़ी इंक्रीज़ कब हो रही है, मैं शेयर कर लूँगा आप सारों के साथ अपने शो के अंदर। लेकिन अभी तक कोई डेट नहीं आई है। लेकिन ज़्यादातर अप्रैल में ये इंक्रीज़ करते हैं हिस्टोरिकली, बट लेट्स सी, इट कैन बी डिफरेंट दिस टाइम। और जहाँ तक बात है वीज़ा कब अप्लाई पहले कर सकते हैं, तो वो 28 डे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो लोगों ने एक बनाया हुआ है कि हाँ जी हम आखिरी 28 डेज़ में अप्लाई कर देते हैं, बट कोई ऐसा रूल नहीं है। आप जब दिल करे अप्लाई कर दें। कुछ लोग 2 महीने पहले कर देते हैं बिकॉज उन्हें ट्रैवल करना है एंड दे वांट कि ज़रा जल्दी वीज़ा मिल जाए। कुछ लोग हैं वो आखिरी 10 दिन में करते हैं। बस इतना ख्याल रखें कि आखिरी दिन से पहले अप्लाई कर लें। कोई रूल नहीं है कि 28 डे पहले करना है, तो वो आप डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना है। बट ट्राई ये करें कि वीज़ा ख़त्म होने से पहले अप्लाई कर लें। अब आप खुद देख लें क्या आपके लिए कन्वीनियंट है, लुकिंग एट योर ट्रैवल प्लान्स एंड योर कैलेंडर, बिकॉज सारी बात है फिर आपको टाइम चाहिए अप्लाई करने का और फिंगरप्रिंट्स देने का। थैंक यू सो मच आपका। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ। आपसे छोटे छोटे सवाल पूछने थे। जी जी बोलें भाई। सर ऐसा है कि ये जानते हैं कि अगर आपकी कोई अपील चल रही हो, मीन आपने भी फर्स्ट ट्राइब्यूनल में अपनी फीस जमा कराई है और उसके बाद अभी आप हेयरिंग की डेट का वेट कर रहे हैं, उसमें तो ये पूछना था कि वो हेयरिंग की डेट में भी आपको कुछ टाइम मिल जाता है, महीना 15 दिन 20 दिन, जिसमें आप बंडल वाला डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उसके बाद हेयरिंग की डेट में एक दूसरा ये कि आप अपनी क्या पैरेलल एप्लीकेशन चला सकते हैं? सपोज क्योंकि मेरे 20 साल भी पूरे होने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया है, 8-9 महीने, तो मैं वैसे पूछना चाहूँगा कि आप लेट्स सपोज पैरेलल एप्लीकेशन चला सकते हैं, उसको प्रॉब्लम तो कोई नहीं, अगर डालना चाहें तो। और लेट्स सपोज अगर कोर्ट फर्स्ट ट्राइब्यूनल रिफ्यूज कर भी देती है फॉर एग्जांपल, तो बाय द टाइम आपके 20 साल पूरे हो जाते हैं, फिर आप बजाय इसके आगे जाने के फ्रेश एप्लीकेशन डाल दें, या मतलब है कि उसी में हो जाता है। दूसरा ये था कि अगर ये जो फी वेवर की है, अगर उसके फी वेवर के अलावा आप मतलब जो स्पेशल सर्विस होती है वो अवेल कर सकते हैं, या अगर फी वेवर हो गई है फिर सपोज तो आप उसमें नहीं कर सकते, या वो कंपलसरी है। और अगर एप्लीकेशन आप 20 साल पूरे होने से पहले मैं 4 महीने पहले डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वो डिसीजन दे देते हैं तो फाइन, अगर वो नहीं देते तो क्या फिर आपको दोबारा डालनी पड़ेगी, या एडमिनिस्ट्रेटिव रूम में ऑब्वियसली बात है 20 साल तो पूरे हो जाते हैं, 1 साल 2 साल तो वो देते हैं नॉर्मली डिसीजन लेने में, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? 10 महीने रहते हैं तो उसमें पूछना मैंने बड़ी डिटेल में आपको लास्ट वीक भी इसका जवाब दिया था मेरे भाई। हेलो हेलो, मैंने कहा मैंने बड़ी डिटेल में लास्ट वीक भी आपको जवाब दिया था। आपने ये सवाल पूछा था ना मेरे भाई। नहीं, मैंने दूसरा पूछा था, ये थोड़ा ये था, ये मुझे पैरेलल एप्लीकेशन था। चले मैं अभी जवाब दे देता हूँ भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, नो प्रॉब्लम मेरे भाई। ओके, मैं काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, मैं याद कर लेता हूँ, बट थोड़ा थोड़ा जो आसान वाला है पहले मैं वो बता देता हूँ।
अगर आप फ़ी वेवर की तरफ जाते हैं तो फिर आप प्रीमियम सर्विस अवेल नहीं कर सकते। तो फिर फ़ी वेवर का कोड आता है, आप फ़ी वेवर का कोड डालते हैं और एप्लीकेशन फ्री में जमा हो जाती है। फिर आप इस बात का फ़ायदा नहीं उठा सकते कि जी फ़ी वेवर मिल गया, मैं 800 एक्स्ट्रा दे देता हूँ, मेरा प्रीमियम सर्विस के ऊपर एप्लीकेशन कर दें। अगर आप चाहते हैं कि वो एक दिन में एप्लीकेशन का डिसीजन दें तो फिर आपको फ़ी भी देनी है और प्रीमियम सर्विस के भी पैसे देने। अगर आप फ़ी वेवर की तरफ जाते हैं तो फिर प्रीमियम सर्विस आप नहीं ले सकते, पहली बात। सेकंड बात, जब आप 20 ईयर की एप्लीकेशन डालते हैं तो प्लीज़ 20 ईयर्स पूरे होने के बाद एप्लीकेशन डालें। अगर आप एक महीना पहले भी एप्लीकेशन डालते हैं और डिसीजन तक आपके 20 ईयर्स पूरे हो जाते हैं तो होम ऑफिस ये लिख के रिफ्यूज़ करेगा कि जी अ, आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन के वक्त तो 20 ईयर्स पूरे नहीं हुए थे, ऑल्दो डेट ऑफ डिसीजन के ऊपर 20 ईयर्स पूरे हो चुके होंगे। तो इसलिए कभी भी 20 ईयर की एप्लीकेशन 20 ईयर पहले होने से पहले नहीं डालनी चाहिए। 20 ईयर्स की एप्लीकेशन 20 ईयर्स पूरे होने के बाद डालनी चाहिए। 20 ईयर की एप्लीकेशन ह्यूमन राइट एप्लीकेशन होती है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू नहीं मिलता, इसमें राइट ऑफ अपील मिलती है कोर्ट के अंदर। और एग्जांपल देता हूँ कि से किसी बंदे ने 20 ईयर की एप्लीकेशन डाली लेकिन अभी 20 ईयर्स पूरे नहीं हुए थे और कोर्ट में जाके उसके 20 ईयर्स पूरे हो जाते हैं, बिकॉज कोर्ट की हियरिंग आई है 5-6 महीने के बाद, तो 20 ईयर्स पूरे हो जाते हैं। तो कोर्ट ऑफ अपील का एक डिसीजन है जिसमें जज ने ये बोला है, आई थिंक कोर्ट ऑफ अपील नहीं अपर कोर्ट्स का है, मुझे भी याद नहीं आ रहा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है या कोर्ट ऑफ अपील है, लेकिन वो आ जाएगा मुझे। वो देयर इज़ अ केस लॉ जो ये बात बोलता है कि जज ऑन द डेट ऑफ द हियरिंग ये चीज़ देखता है कि डू यू मीट एनी ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स। तो हम लोग हियरिंग के दिन अंडर आर्टिकल 8 आपकी अपील इस तरह अलाउ करवाने की कोशिश करते हैं कि हम जज को कहते हैं कि जी आप 20 ईयर्स हो गए हैं और हमारा क्लाइंट सारे इमिग्रेशन के कवानीन मीट करता है 20 ईयर्स की बेस के ऊपर। उसमें थोड़ा सी टेक्निकल चीज़ होती है कि हमें परमिशन लेनी होती है होम ऑफिस से कि हम ये जो नया मटीरियल है कि 20 ईयर्स की आप लॉ को कंप्लीट करते हो, हम वो इंट्रोड्यूस कोर्ट में करा सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर होम ऑफिस रिफ्यूज़ भी करता है उस एप्लीकेशन को, वी कैन स्टिल इंट्रोड्यूस इन कोर्ट। आई हैव डन इट इन कोर्ट बिकॉज अंडर आर्टिकल 8 मेरा व्यू ये जज के आगे कि अगर ये रिफ्यूज़ भी करें, यू स्टिल हैव टू कंसिडर द फैक्ट्स ऑन द डेट बिकॉज ये आर्टिकल 8 की अपील है। तो येस यू कैन इंट्रोड्यूस दैट। लेकिन अगर आप अपील के दिन भी आपके 20 ईयर्स पूरे नहीं हुए तो जज इस बात पे आपको वीज़ा नहीं देगा कि अगले 5 दिन बाद आपके 20 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, बिकॉज जज इज डिटर्मिनिंग द केस ऑन द डेट जिस दिन हियरिंग है। तो फिर यही है कि आप केस हारेंगे अगर 20 ईयर पे और आप किसी और वजह से आर्टिकल 8 नहीं जीतते, और फिर आप नई एप्लीकेशन करेंगे जब आपके 20 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। आपको इजाज़त नहीं है एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, सॉरी मैं मशवरा सिर्फ दे रहा हूँ, सॉरी मशवरा क्या इन्फॉर्मेशन सिर्फ दे रहा हूँ कि नॉर्मली जब आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स आपकी शुरू हो जाएँ तो फिर आप पैरेलल एप्लीकेशन ना करें। वो इशू होता है कोर्ट के अंदर, बिकॉज कोर्ट ये कहता है कि जो भी आपने अपने क्लेम करने उसका एक मैकेनिज्म है, आप कोर्ट के अंदर उनको रेज करें, बिकॉज अब मल्टीपल एप्लीकेशन जो अपील के बाद आपने करनी है उसका एक प्रोसेस है और वो आप अपनी हियरिंग में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो एज सच इन शॉर्ट कि जी मेरी हियरिंग चल रही, मैं एक पैरेलल एप्लीकेशन कर दूं, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपके अब 20 ईयर्स पूरे हो गए तो आपके पास दो ऑप्शन है, या हियरिंग को बिल्कुल छोड़ दें और 20 ईयर की नई एप्लीकेशन डाल दें, या हियरिंग में 20 ईयर की एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस करवा दें। मेरे ख्याल से ये मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। हाँ सिवाय एक सवाल के। पहला सवाल आपने ये किया था कि तारिक भाई मैंने अपील जमा कराई हुई है, कितना टाइम लग रहा है। देखिए वो एक होम ऑफिस वही अपील की अब सारी ऑनलाइन माई एच क्या HCTMS हमारी वेबसाइट है, उस पर अब सारी अपीलें होती हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू होती हैं। तो आजकल तकरीबन 6 से 7 महीने लग रहे हैं उस प्रोसेस को गो थ्रू होने में बिफोर द केस इज लिस्टिंग फॉर अ हियरिंग। तो मुझे नहीं पता कि आप किस स्टेज में ऑन योर हियरिंग, लेकिन 5 to 6 months तो आजकल लग रहे हैं फ्रॉम सबमिशन ऑफ द अपील। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आई होप मैंने आपके सारे सवालों को कवर कर दिया। लेट्स टेक अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। Yeah, I can hear you, man. Go ahead. Ask your question if you don't mind, and I can answer on the show, man. Okay, sure. I don't mind it being answered on the show. So my inquiry was regarding my immigration status. So in December 2014, me and my family were granted a 10-year route to settlement scheme. Yeah. And then this was supposed to be completed in 2024 December. So this year I applied for an early ILR concession because I was eligible for it. So for instance, I met all of the
all of the requirements you need for an early ILR concession, but they didn't really give it to me. They gave me 5 years route to settlement scheme instead, which I didn't agree with. So I applied for an administrative review, and but I wanted to ask if my administrative review like doesn't work out, and they kind of maintain this decision that they made initially. What are my options? Can I ask you before you leave very quick questions? When you said you Yeah. made an application for the early concession, how much fee did you Yeah. pay for that application? Oh, so sorry, I forgot to clarify. So my limited leave to remain was going to expire this year, April 2023. Yeah. So I applied for an extended leave essentially, and I didn't pay a fee. I got a fee waiver from the Home Office. Okay. I know And exactly. I didn't apply for ILR. I requested one. Oh, okay. Yeah. I 100% understand what's happened to you. There was Yeah. just listen to my answer on the show. I know exactly what's happened. No problem. Okay. I'll explain Yeah. that to you. Okay. Thanks so much. Thank you. Okay, what you've explained to me is a very common error a lot of people have about this young adult application. And let me explain a little bit about the background and why there is an error or I think the word is misunderstanding by a lot of people applying this application. Prior to the rule change, because recently the rule have changed about young adults, Appendix PL came sometime in 2022, early part of the year. Prior to the rule change, there was an early concession. The early concession said that if you make an application for leave to remain, which is a 2.5-year visa, and you are between the age of 18 and 24, 25, you lived half your life here, and you've got a visa in the past, just ask us in writing and we will give you indefinite leave to remain. A lot of people, and we also made application for extension for 2.5 years, copied, pasted whatever the policy said and said, this is a young adult, meets all the requirement, please grant them indefinite leave to remain. And the Home Office used to grant them indefinite leave to remain. The good part was that most of these applications we were making were free of charge because we used to get fee waiver for these applications. Because remember, when you apply for family and private life 2.5-year visa, you can apply for fee waiver. Then all of a sudden, a eureka moment for the Home Office, they realized, why are we giving these indefinite free of charge to these people? Let's start charging them. Hence the Appendix PL immigration rule. So now there is no more concession. It's actually an immigration rule that if you meet the requirement, we will give you indefinite leave to remain. But the caveat was, the Home Office said you have to pay, which is £2,300 for the application. So I get a lot of phone calls in the early stages of 2022 when this law came. So what they were doing was they were making an application on fee waiver for 2.5 years, writing on a piece of paper like we used to do, can you please give me indefinite leave to remain as a young adult? Well, the Home Office turned around and said, well, we will not, because you have to make the appropriate application and pay us the 2,300 fee. And this is why I asked you, did you pay a fee? And you said no. Then it's clearly understood you applied for fee waiver and you went for a 2.5-year visa. The concession doesn't apply anymore because the concession is superseded by the immigration rules, meaning you now have to specifically and precisely make an application for settlement and pay the £2,300 fee, and only then, subject to you meeting all the eligibility requirement, the Home Office will grant you indefinite status as a young adult. And this is something I was asking you. And the one thing you mentioned alerted me. Normally, when you make human right applications, they give you a right of appeal. And that is what you should be doing, not administrative review. But I think it is irrelevant to this situation because the Home Office did the right steps. The concession is no more in existence. You cannot, on a 2.5-year visa, which you have made on a fee waiver, in writing ask the Home Office to grant me indefinite because I meet the criteria. The Home Office has changed the rules. Even if you meet the criteria, you have to make a separate application for indefinite leave to remain. So as long as you meet the criteria, you make an application for indefinite leave to remain as a young adult. Fingers crossed, and I'm hopeful they'll grant you the indefinite subject to you meeting all the requirements. So that's why I was saying to you, I know what's happened.
you've been going on the old rules, whereas the rule is changed. And that's why the question I prompted myself to ask you whether you paid the fee, because a lot of people who ask me why we were not granted indefinite, they never followed the correct procedure to apply for the indefinite. So I hope that clarified your question. अब इससे पहले मैं और कॉल्स लूँ, लेट मी वेरी क्विकली कैच अप ऑन माय चैट्स बिकॉज चैट्स बड़ी ज़्यादा हो गई हैं, और इससे पहले मैं चैट्स कैच अप करूँ अगेन, ऑलमोस्ट हाफ आवर हुआ है, तो मैं 10 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, और ब्रेक आपको पता है मैं कैसे लेता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस शो. प्लीज़ अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमारे शो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अगर मुझसे रब्ता करना है इमिग्रेशन, लिटिगेशन, कोई डिस्प्यूट के बारे में, बिजनेस, देन द बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि आप कांटेक्ट कर लें ईमेल के ऊपर या टेलीफोन पे. प्लीज़ वॉइस मेल ना छोड़ें टेलीफोन नंबर पे, मुझे टेक्स्ट करें एंड आई विल गेट बैक टू यू. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैंने लास्ट टाइम रेन चेस्टर का पढ़ा था मैसेज. नाउ लेट्स गो टू शीरी. Salam sir, hi Shiri. During further FP application in document scanning, for example, if bank statement 2 or 300 pages were upload every single page or just first page of bank statement every month. देखिए वो श्री डिपेंड करता है, बिकॉज अगर आपका FLR FP है and you are making an extension, then you just have to show 3 months bank statement because financial requirement तो है नहीं. लेकिन अगर आप spouse visa apply करें then very specifically financial requirement follow करनी है, तो फिर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड के थ्रू अपनी इनकम को शो कर रहे हैं. और अगर आप फैमिली प्राइवेट लाइफ में ये शो कर रहे हैं कि 2 साल से हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं एज कपल्स, तो फिर आपको पूरी 2 साल की स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है. 3-4 महीने बाद जो फ्रंट पेज है वो लगाएं ताकि वो वेरीफाई करें कि दिस वाज योर एड्रेस. हरप्रीत भामरा, हाई, व्हेन इंक्रीजिंग फ़ी. हरप्रीत, अभी कोई डेट नहीं आई है फ़ी इंक्रीज़ की. मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट ईयर अप्रैल में होगी, बिकॉज रफली दैट इज़ द टाइम ये लोग फ़ी इंक्रीज़ करते हैं, मार्च अप्रैल में. लेकिन जैसी डेट्स आई आई विल लेट यू नो कि कब फ़ी इंक्रीज़ हो रही है. अभी कोई डेट नहीं है, बट डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रही है. दैट्स व्हाट दे हैव सेड. असरा हुमैरा लिख रही हैं, सलाम सर. वालेकुम अस्सलाम असरा. माय फ्रेंड Alicia wanted to know this. Her BRP is going to expire in January 2024. If she travels to India in September, will there be any issue while returning to the airport? Please answer. Ishra, not really, because she is on a resident permit. As long as she comes before January, it should be fine, because सारी बात इधर आके वो अपनी extension लेंगी, and it's quite obvious she is on a resident permit, तो as such Alicia को कोई problem नहीं होनी चाहिए. M.A. Aziz लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई. वालेकुम अस्सलाम. M.A. Aziz, I want to renew my son British passport. How long take time for renewal? Please let me know. Thanks. M.A. मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, बट एज अ बॉल पार्क फिगर 3 to 4 month अपने दिमाग में रखें फॉर अ पासपोर्ट रिन्यूअल. कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, बट काइंड ऑफ कीप दैट पीरियड एज अ बेस लाइन, 3 months. इम्तियाज अहमद लिखते हैं, सलाम वालेकुम अस्सलाम. इम्तियाज, do I have to provide my original passport to Home Office to prove that I did not out the country for more than 6 months on long residence? Normally इम्तियाज़ हम लोग ये करते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर आप वैसे ही लिखते हैं कि किन किन पीरियड्स के अंदर यू बिन अवे फ्रॉम द कंट्री. अगर होम ऑफिस को कोई इशू है दे विल रेज दिस विद यू, लेकिन एक बात याद रखें कि यू आर द वन हु इज ऑलरेडी गिविंग दिस इंफॉर्मेशन. तो अगर आपने कोई खुदा ना खास्ता फॉल्स इंफॉर्मेशन डाली अपनी एप्लीकेशन में और होम ऑफिस ऑडिट करते हुए उस बात को उन्होंने चेक किया, तो इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन, और फिर आपको डिसेप्शन और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन लग सकती है. तो एक बात याद रखें कि यू आर द वन जो वॉलंटियर कर रही है इंफॉर्मेशन दैट आई हैव नॉट बीन आउट ऑफ द कंट्री फॉर मोर देन 6 months. और जहाँ तक बात आती है पासपोर्ट की, तो वो जब आप लॉन्ग रेजिडेंस के लिए जाते हैं तो इंफॉर्मेशन यही है कि अपने पासपोर्ट को फ्रॉम एंड टू एंड पूरा स्कैन करके उनको पेश करें, तो उसमें वैसी सारी स्टैम्प पे आ जाती हैं. बट एक बात याद रखना शाहजहान के, यू आर द वन इज प्रोवाइडिंग दैट, नो शाहजहान, इम्तियाज, सॉरी इम्तियाज ने ये सवाल किया था कि यू आर द वन इम्तियाज हु इज प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन इन योर एप्लीकेशन. मैं एक दो और मैसेजेस पढ़ लूँ चैट के, देन आई कम बैक टू द टेलीफोन कॉल्स. शाहजहान लिखते हैं, सलाम तारिक ब्रो. वालेकुम अस्सलाम शाहजहान. माय फ्रेंड्स वाइफ हैज स्टार्टेड अ कैरियर जॉब माई सेल्फ. शी वर्क्स 35 hours a week. Can she invite her husband? This wife has started work in May 2023. I don't know Shahjahan ke what do you mean by invite? Are you asking for visit visa? Of course, अगर visit visa पे बुलाना है
It doesn't matter how long you've had the job for, but अगर spouse visa पे बुलाना है, then obviously there is a specific requirement कि आपकी income you're with the current employer for minimum 6 months and आपकी income 18,600 है pro rata. लेकिन if you're not with the current employer for 6 months, they look back 1 year to say कि आपकी जो income है is above the 18,600 threshold. लेकिन जिस तरह ये लिखा हुआ है, आई थिंक दे वांट हिम टू कम ऑन अ विजिट. ऑफ कोर्स आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसमें डजंट मैटर कि आपकी जॉब कितनी पुरानी है. Faisal, I would not recommend, my information to you is that we cannot discuss very specific information on this format and on this forum. Because you're asking for very specific, I can't give information that will turn into advice. So my request to you is that my number is at the bottom of the screen. If later on during working hours you get in touch with me, then we can discuss very specifically this very specific requirement. I can only give general information, but I cannot give you specific advice because the forum of this show is not as such. In terms of saving, always remember there is a very high formula for saving. So whatever the deficit of 18,600, in this case, if a person is not earning anything, that means the deficit is 18,600. You multiply the deficit by 2.5 times, add 16,000 onto it. And that is the level of saving you require to call somebody on a spouse visa. And saving has to be held for 6 months. There is a possibility you can apply exceptional circumstances in a case when it comes to financial requirement. It's very subjective test. It depends on the application, and then you could apply exceptional circumstances when it comes to financial requirement. It is not a thing that I could very vaguely go through and explain to you in a very broader sense, or these are the exceptional circumstances, because you have to pinpoint which exceptional circumstances and financial requirement you are telling the Home Office you meet. So for that, you'll have to book an appointment and we can specifically go through. I can show you the immigration rules and then we can discuss what are the options. But remember, the show I do on a weekly basis is purely for information. The forum, the product we're trying to produce here is not to give advice. So be very careful on that. And this is one of the reasons I can't engage more in what you're trying to ask me. I gave a very general information to you about the level of savings that is required. Yes, there is possibly a solution in the form of exceptional circumstances when it comes to financial requirement, but that's very case specific, and this format is not for that case specific matter to be discussed. So I'm saying all this in English because I remember, Faisal, at the beginning of the show you asked me to answer you in English. So if you get in touch later, we can discuss what options are available for you. So thank you so much for joining in the show, and I hope to hear from you later. Food and recipe. Let's say one more and then I can go back to the calls. Salam Tariq, I have important question. That's why I was reading food and recipe. I was going to go on telephone calls, but I read important question. I thought I quickly answer kar do. Kindly answer if you have time for chat. Me and my wife was live live in London from 2007 till 2014, study visa and then PSW. After visa when experience, hum dono, okay, you started then writing in Urdu. My apologies, food and recipes. One of the requirements I have is please you have to write in English so I can understand and then have a very clear understanding of what you're trying to ask of me. So please, if you retype, please type in English. It will be very easy for me. Let's start going up on calls की तरफ चलते हैं. Assalamu alaikum, welcome to the show. वालेकुम अस्सलाम. तारिक भाई, मुझे एक क्वेश्चन था जी कि जो मैं एप्लीकेशन भर रहा हूँ तो उसमें जो वो बच्चे किसके साथ रह रहे हैं तो वो उस पे ऑप्शन आता है यू और उसके वाइफ का नाम लिखता है, तो मुझे यू सिलेक्ट करना पड़ेगा या मेरी वाइफ का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा? ओके मैं अर्ज कर देता हूँ. देखिए वो डिपेंड करता है कि बच्चे कुछ, जहाँ तक मुझे याद है एप्लीकेशन में कहते हैं यू, योर वाइफ या बोथ ऑफ यू एंड योर पार्टनर.
तो अगर आप अलग रह रहे हैं बच्चों से, आप सेपरेटेड हैं, तो सारी बात है बच्चे पार्टनर के पास रह रहे हैं तो फिर आप पार्टनर वाला सेलेक्ट करेंगे। नीचे फिर वो ऑप्शन दे देता है कि पार्टनर की डिटेल्स दें एंड यू गिव द डिटेल्स ऑफ द पार्टनर। तो अगर आप बच्चों से अलग रह रहे हैं तो योर पार्टनर, बच्चे आपके साथ रह रहे हैं यू, और अगर आप दोनों इकट्ठे रह रहे हैं एज अ फैमिली यूनिट बच्चों के साथ, तो वो तीसरी ऑप्शन है यू एंड योर पार्टनर, उसको आपने सिलेक्ट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। वेलकम टू द शो। हेलो हेलो। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछ लें और शो में मेरा जवाब सुन लें। हाँ जी, माय क्वेश्चन इज कि मैंने आपसे ना पहले चैट पर आपका क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था शान सिंह के अकॉर्डिंगली जी जी पूछा था कि मेरा हस्बैंड और मेरी फैमिली यूके में है, जी मैं जी अकेली इंडिया में हूँ। जी तो मेरे जो इन लॉज हैं उनके पास है वो यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर है वो, तो मेरे जो हस्बैंड और मेरे बेटा है वो यूएस सेटलमेंट के थ्रू यहाँ पर आए यूके। तो जब उनका जो लास्ट हियरिंग हुई थी कोर्ट में, तो उन्होंने जो जज था उन्होंने मेरा भी साथ में उन्होंने अप्लाई किया था, और जज ने सिर्फ मेरे हस्बैंड को वीजा दिया था और मुझे वीजा नहीं दिया था। तब उन्होंने फैसले में लिखा था कि आप मेरे इंडोर्स को बोला था कि आप ह्यूमन राइट आर्टिकल अंडर 8 के थ्रू आप अपनी डॉटर इन लॉ का अप्लाई कर सकती हो। तो मैंने ये पूछना है कि अगर वो मेरा अप्लाई करते हैं तो उसमें मेरे हस्बैंड की पे स्लिप लगना जरूरी है, और जो लाइफ स्किल एग्जाम टेस्ट पास करना वो जरूरी है। ओके, मैं अर्ज कर देता हूँ। देखें जी, जो जो आप आर्टिकल 8 की एप्लीकेशन डालेंगे उसमें वैसे ही आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें ना तो ज़रूरी है इंग्लिश टेस्ट और ना ज़रूरी है आपके हस्बैंड की इनकम रिक्वायरमेंट को मीट करना। लेकिन अगर आप इनकी इनकम रिक्वायरमेंट भी मीट करते हैं और आप इंग्लिश टेस्ट भी दे देते हैं तो इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव साइन। बिकॉज आर्टिकल 8 के अंदर जब मैं भी कोर्ट में जाता हूँ, और ये केस लॉ भी है, कि जज को कहा गया है कि आप तराजू की तरह लोगों की एप्लीकेशन को बैलेंस करें, क्या अच्छाई हैं क्या बुराइयां हैं। तो अगर कोई इनकम रिक्वायरमेंट मीट करता है तो उसमें एक अच्छाई ये है कि मैं कोर्ट में जज को कह सकता हूँ, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि देखें जी, जो एप्लीकेंट आएगा वो टैक्स बर्डन नहीं होगा स्टेट के ऊपर, बिकॉज जो स्पॉन्सर या सो कॉल्ड उनके पार्टनर हैं वो इतनी ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं। एप्लीकेंट इंटीग्रेट हो जाएगा यूके में आके बड़े आराम से अपनी फैमिली के साथ और बाकी सोसाइटी के साथ, बर्डन नहीं होगा सोसाइटी पे, बिकॉज एप्लीकेंट को इंग्लिश आती है और ये लें जी उसका सबूत कि एप्लीकेंट ने इंग्लिश का टेस्ट पास किया है। तो इन अदर वर्ड्स, ऑल्दो ह्यूमन राइट एप्लीकेशन में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मीट करेंगे तो मैंने भी जिस तरह आपको समझाया कि आर्टिकल 8 की सबमिशन के अंदर ये चीज़ें पॉजिटिव साइड ऑफ द तराजू में आपके लिए जाएंगी, और जितना तराजू आप पॉजिटिव रखेंगे उतना आपके चांसेस कोर्ट में बेहतर होते हैं। तो इन शॉर्ट, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इंग्लिश टेस्ट की और इनकम रिक्वायरमेंट मीट करने की, अगर आप सिर्फ आर्टिकल 8 पे रिलाई करें। लेकिन अगर आप ये सारे काम कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, जो मैंने अभी बात की ना कि तराजू को करना होता है उस सेंस में। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और मैं देख रहा था, ओके अभी हमें थोड़ा टाइम मिल गया बिकॉज और कोई कॉल नहीं आ रही, तो मैं जल्दी से नीचे, आई थिंक वो मैंने देख लिया है कि फूड एंड रेसिपीज़ ने मैसेज डिलीट कर लिया। आई डू अपोलोजाइज, आप इंग्लिश में लिखेंगे, आई कैन आंसर दैट। इज़ा has written, hi, when should apply a fee waiver, how long before the visa expire? फिजा अपना इज़ा, ऑफ कोर्स मैं लोगों को ये कहता हूँ कि 2 मंथ्स पहले अप्लाई कर लें, बट अगर आपका वीज़ा ख़त्म भी हो रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, अगर आप फी वेवर आपने अप्लाई कर दिया दैट्स फाइन। लेकिन इट्स आइडियल कि आप 2 मंथ्स पहले एटलीस्ट फी वेवर अप्लाई कर दें एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा। लेकिन अगर किसी के 2 मंथ्स अभी कम रह गया टाइम, डोंट पैनिक, बस अप्लाई करें, यू वुड बी फाइन। शान सिंह, आई जस्ट रिप्लाइड टू यू, सो आई होप आपने मेरा जवाब सुन लिया हो। शीना सिमन लिखती हैं, आई सेंट माई बायोमेट्रिक री यूज फेशियल इमेज दैट सेल्फी इन यूके अकाउंट। आई डोंट नो आपका सवाल क्या है। शीना साइमन, माई अपॉलॉजीज, क्योंकि सिर्फ आपने एक स्टेटमेंट दी है कि आई यूज माई रेशियल, वो जो इमेज मांगते हैं, सो आई डोंट नो व्हाट योर क्वेश्चन इज, तो माई अपॉलॉजीज, आई विल मूव ऑन। स्पोर्ट्स एंड रेसलिंग लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम,
Students, they don't complete degree but claim asylum on valid visa, but they have to pay university due, still can change to skilled worker visa. नहीं, स्पोर्ट्स एंड रेसलिंग स्टूडेंट के तकरीबन सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं। स्टूडेंट की अगर डिग्री कंप्लीट नहीं है वो स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर नहीं जा सकता, और इवन स्किल्ड वर्कर वीज़े डिपेंडेंट के ऊपर भी नहीं जा सकता। और अगर कोई स्टूडेंट असाइलम भी अप्लाई करता है तो टेक्निकली ऑल्दो उसने असाइलम अप्लाई किया, लेकिन जो लास्ट नोन उसका वीज़ा था वो स्टूडेंट वीज़ा ही था, और क्योंकि उसको अभी तक असाइलम का स्टेटस नहीं मिला तो प्रॉब्लम होगी जो भी उसको स्पॉन्सर करेगा कॉस्ट के ऊपर। हाँ, ये अलग बात है कोई स्टूडेंट असाइलम करता है, उसको असाइलम मिल जाता है और 5 ईयर रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, और फिर वो स्टूडेंट स्विच करता है स्किल्ड वर्कर पे, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ने इन टाइम असाइलम किया और 3C के अंडर है और वो फिर स्किल्ड वर्कर पे जाता है, टेक्निकली अगर आप नोट करो उसकी लास्ट नोन लीव तो स्किल्ड वर्कर, सॉरी, स्टूडेंट ही की थी ना। ऑफ कोर्स इट्स गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स द वे आई रेड द इमिग्रेशन रूल। कल आपको पता है रूल में गोल पोस्ट चेंज होती रहती है इंटरप्रिटेशन के ऊपर, वो एक अलग बात है, बट इट्स अ वेरी हाई रिस्क स्ट्रैटेजी जो आप बात कर रहे हो। मोहम्मद रुखसाल लिखते हैं, सलाम वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद, माय वाइफ गॉट डे 4 फॉर मास्टर स्टूडेंट इन सितंबर इंटेक, आई वांट टू अप्लाई फॉर डिपेंडेंट वीज़ा, व्हाट आर द चार्जेस? सॉरी रुखसार, आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा एंड देन वी कैन डिस्कस। मैं इस तरह की चीज़ें फोरम में डिस्कस नहीं करता। जिस तरह मैंने आपको बोला, मुझसे रब्ता करने का बड़ा आसान तरीका है, मेरा ईमेल है, मेरा मोबाइल नंबर है। प्लीज़ आप मोबाइल पे मैसेज नहीं छोड़ना, आपने टेक्स्ट मैसेज करना है एंड आई गेट बैक टू यू, और आपको बताऊंगा कि आइदर यू कैन डू अ टेलीफोन अपॉइंटमेंट और इन पर्सन अपॉइंटमेंट, और उसकी बेसिस पे वी कैन डिस्कस दैट। आई नो, मैं जब लोगों की बातें यहाँ पढ़ रहा था चैट पे, पीपल आर कॉलिंग, तो आई गिव देम 10-15 सेकेंड ताकि अगर कोई कॉल आती है तो मैं वो अटेंड कर लेता हूँ, अदरवाइज आई कीप मूविंग चैट्स के ऊपर। ओके, मोहम्मद रुखसार का जवाब दे दिया। आसिफ शहजाद लिखते हैं, सलाम तारिक भाई, वालेकुम अस्सलाम आसिफ, आई वांट टू नो, आई एम रिटायर्ड मैन, आई हैव गॉट पेंशन, आई वांट टू ब्रिंग माय वाइफ हियर, शुड आई मीट इनकम प्लीज, आई आल्सो मीट। हाँ बिल्कुल आसिफ, इफ़ यू आर ऑन पेंशन एंड यू मीट द रिक्वायरमेंट, आप बिल्कुल अपनी वाइफ को बुला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज याद रखें व्हेन यू कॉल अ स्पाउस आपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट करनी है, अकोमोडेशन करनी है, और स्पाउस ने अपनी तरफ से टीबी टेस्ट और इंग्लिश टेस्ट देना है। ऑफ कोर्स इंग्लिश टेस्ट उस सूरत में इफ़ शी इज़ अंडर 65, तो बिल्कुल आप उनको बुला सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इमिग्रेशन रूल की सारी रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट आसिफ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप बोल रहे हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी, आई डोंट नो किस स्पेसिफिक चीज़ को आसिफ आप बोल रहे हैं कि मुझे एक्सप्लेन करो। जिस तरह मैंने अभी बोला इनकम रिक्वायरमेंट आपने खुद बोला मैं मीट करता हूँ, दैट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अकोमोडेशन को आप पूरा कर लें, और ऑफ कोर्स यू आर मैरिड विद योर वाइफ, और होम ऑफिस कहता है कि जो आ रहे हैं वो अपना टीबी टेस्ट करें और इंग्लिश टेस्ट इफ़ शी इज़ ओवर अंडर द एज ऑफ 65। बीच में कोई कॉल कर रहा था, माय अपॉलॉजीज। जिस तरह मैंने बोला कि मैं जब जवाब देता हूँ किसी का चैट के ऊपर तो मैं थोड़ा सा टाइम बीच में लेता हूँ ताकि अगर कोई कॉल आ रही है तो मैं उसको अटेंड कर लूँ। तो अभी मैं जानबूझ के थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ कि अगर कोई कॉल आए आई कैन अटेंड, अदरवाइज आई मूव ऑन, एंड मिसेस बेजाद जैदी की मैं फिर मैसेज पढ़ लेता हूँ। सो लेट्स गो फॉरवर्ड विद मिसेस बेजाद जैदी। सलाम तारिक भाई, वालेकुम अस्सलाम, होप यू वेल, आई एम गुड एंड होप एवरीबडी इज़ वेल जो आप शो में, एंड even your extended family and your friends and family. I wanted to know if the dependent on skilled worker visa qualify for home tuition fee or international student fee in university course. Thank you. देखें जी, होम ऑफिस ये कहता है कि, होम ऑफिस कह रहा हूँ, स्टूडेंट फाइनेंस वाले ये बात बोलते हैं कि यू मस्ट हैव इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, या आपने या अपनी हाफ द लाइफ यूके में गुजारी हो और लास्ट 3 ईयर आपके पास वैलिड वीज़ा हो, तो उस सूरत में वो लोग अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स वो लोग आपको स्टूडेंट फाइनेंस देते हैं। तो अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े के डिपेंडेंट पे, हाईली अनलाइकली कि आपको स्टूडेंट फाइनेंस मिलेगा, बिकॉज आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे रेजिडेंसी की, तो आपको यू प्रॉब्ली विल एंड अप पेइंग फॉर योर ट्यूशन फी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। RIS लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, वालेकुम अस्सलाम RIS, it's Rehan, my question is for my spouse visa extension still due in December 2024, just want to know, we have 1 year approximately Tariq,
Okay. We want to know what documents should be prepared. We have two children. They have UK passport, born here. देखें RIS, if you're on a 5-year route, then just make sure you meet the income requirement. And mainly वो ये देखते हैं कि 2 साल से आप इकट्ठे रह रहे हैं. If you're on a 10-year route, आपकी spouse, then no problem at all. You just have to prove कि बच्चे आपके साथ रहते हैं 2 years से you are together. और जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात आती है, मैं लोगों को कहता हूँ just wait for the checklist. जब आप फॉर्म भरते हैं एक चेकलिस्ट आती है, just follow that चेकलिस्ट. तो जारी बात है अगर आप किसी को यूज़ कर रहे हैं फॉर्म फिल करने के लिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो आपकी एप्लीकेशन डाले, तो दे विल गो थ्रू द चेकलिस्ट विद यू. बट रादर देन यू गोइंग कि जी मुझे क्या चाहिए, फॉलो द चेकलिस्ट. इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, फूड एंड रेसिपीज, यू फाइनली रिटर्न अ मैसेज इन इंग्लिश. लेकिन आप, मैंने ऊपर का मैं भूल गया हूँ बिकॉज इट वाज सम टाइम अगो. आपने अब वो सेकंड फेज ऑफ द मैसेज लिखा है. I think नीचे आपने फर्स्ट पेज लिखा है, तो लेट मी ट्राई रीडिंग दिस. फूड एंड रेसिपी लिखते हैं, माई क्वेश्चन इज दैट होम ऑफिस can or may reject a new application for visit visa or other visit visa because of serve we came back voluntarily. Many thanks Tariq bhai. Let me see आप कब voluntary गए. Came back Pakistan in 10 years, want to apply. हाँ अच्छा, it's been over 10 years. जो होम ऑफिस है वो ये बोलता है कि जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर कभी भी इन द पास्ट, सिर्फ 10 ईयर की बात नहीं, कभी भी इन द पास्ट आपने कोई इमिग्रेशन रूल को ब्रीच किया है, वी मे रिफ्यूज यू फॉर बैड कॉन्डक्ट. अब प्रॉब्लम ये है कि अनलेस यू अप्लाई यू विल नेवर नो. सो अप्लाई करें, माफ़ी मांगे उनसे, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई आपने क्या किया था, जस्ट अपोलोजाइज कि 2014 में क्या हुआ था, एंड आई विश यू द बेस्ट कि आपको विजिट वीज़ा वो दे दें. देयर इज़ नो मैजिक फॉर्मूला जो आप अप्लाई करें एंड यू मेक श्योर कि विजिट वीज़ा आपको मिल जाएगा. सो जस्ट अप्लाई फूड एंड रेसिपीज एंड विश यू द बेस्ट. मोहम्मद उस्मान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई. वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद. My wife is taking universal credit and I have a British daughter. I have to apply for extension now. What are the requirements if I want to still stay on 5-year route? The requirement is if you meet the financial requirements if you want to stay on the 5-year route. So जो 18,600 की requirement है, if you are meeting that, then you can argue with the home office कि जी मुझे 5-year route के ऊपर ही रखें. तो I do not know कि what is your total income. तो you have to wait, and like I said कि इस फोरम में मैं specific advice नहीं देता. It's only about information. So if you meet the 18,600 requirement, the home office should grant you still on a 5-year, subject to आप बाकी सारी requirements भी meet कर रहे हैं. Food and recipe, any application you make, there is a small possibility कि home office आपको refuse कर सकता है. because small मैंने इसलिए थोड़ा बोल दिया because 10 year lapse हो गए. Just apologize what happened in the past and wish you all the best कि home office आपको visa दे दे. भूपिंदर सिंह लिखते हैं, सर यूके स्पाउस वीज़ा स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम इन इंडिया, प्लीज़ रिप्लाई. भूपिंदर सत श्री अकाल. आजकल भूपिंदर भाई इंडिया में 2 months 3 months लग रहे हैं. यू हैव टू बी वेरी अनलकी अगर उससे ज़्यादा टाइम लग जाए, बट 2 to 3 months में वो आजकल जवाब दे रहे हैं. मिसेस बेजाद जैदी लिखती हैं, another quick one please. Can dependent on skilled worker visa apply at the same time as the worker, or they have to wait until the visa is granted to the worker himself then apply for dependent? नहीं, जो skilled worker है वो अपने dependents को with them apply कर सकता है. That's not a problem. हम लोग वो जो application reference number है वो दे देते हैं, और जारी बात है home office यही करता है कि अगर skilled worker को visa दे रहा है तो dependent को दे देता है. So there is no problem applying Mrs. Zedi at the same time as the skilled worker. वाओ, आज मैंने चैट को भी कंप्लीट कर लिया और टेलीफोन कॉल्स भी आनी बंद हो गई. आई डोंट नो, शुड आई बी हैप्पी और लिटिल बिट डिस्टर्ब कि शो इतना अच्छा नहीं है कि लोगों ने लिखना कम कर दिया या कम लोग आए. आई डोंट नो, और मे बी मैं अपनी एफिशिएंसी मेरी काफ़ी बढ़ गई है कि आज मैंने चैट भी ख़त्म कर लिए और अब कोई कॉल्स भी नहीं आ रही. सो आई डोंट नो वेदर आई शुड बी कंसर्न और बी हैप्पी, बट आई थिंक आई शुड बी हैप्पी बिकॉज मुझे अच्छी बात ये लगती है कि सारों की चीज़ें कवर हो जाएं.
एक और मैसेज आया ए का, वो कहते हैं इट्स बिन 14 months आई एम वेटिंग फॉर माय asylum मेन इंटरव्यू, आई हैव आस्क्ड MP to ask the Home Office, still they replied they don't know how long it will take. It's very common, asylum interview में बड़े आराम से 2 to 3 years लग जाते हैं. Maybe you should raise a complaint to the Home Office through the proper procedure, तो फिर आपका केस थोड़ा जल्दी हो जाएगा. MP को भी आजकल वो इतनी लिफ्ट नहीं कराते. So एक कॉलर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. जी सर, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से. जी सर मैं आपको लास्ट टाइम भी आपसे बात कर रहा था मैं जी, जो स्टूडेंट के हवाले में बात कर रहा था सर मैं आपको. जी पूछें. जी सर जो स्टूडेंट है उनका एक हफ्ते से जो राइट टू वर्क नहीं शो हो रहा हो, शायद वो सेटलमेंट में आ गया, तो उसका जो डिपेंडेंट है उसका शो कर रहा राइट टू वर्क. तो सर और वो ना होम ऑफिस से ना उनको लेटर मिला और ना उनको कॉल आया, और मतलब कुछ SMS आया ना कुछ आया सर. तो ईमेल भी उनका एक्सेस नहीं है सर. तो इनके हस्बैंड जो है वो डिपेंडेंट जो है वो स्किल वर्कर पे जाना चाह रहे हैं. तो सर ये स्किल वर्कर पे जाने के लिए अभी एप्लीकेशन वो डाल सकते हैं या नहीं? जैसे होम ऑफिस को फर्स्ट वो उनका जो मेन क्लाइंट है उनके लिए पहले कुछ रिस्पॉन्स मांगना पड़ेगा उनका. नहीं, स्किल वर्कर के लिए स्टूडेंट डिपेंडेंट अप्लाई कर रहा है या स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है? नहीं सर, डिपेंडेंट अप्लाई करना चाह रहा हूं. ओके, मैं अर्ज कर देता हूँ. और एक सवाल सर. जी जी तो जी जी. उनका जो मैसेज है ना, जो होम ऑफिस का जो भी रहेगा वो लाइक 2 महीने का वगैरह देंगे. तो ये जो है इंडियन है, तो उनके लिए सर कुछ असाइलम वगैरह कुछ या ह्यूमन राइट्स पे जाके वो बाद में भी चेंज करवा सकते हैं सर अपने स्किल डिपेंडेंट कोई स्किल वर्कर पे. ओके, मैं अर्ज कर देता हूँ. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. देखिए जी, पहली बात यह है कि जो स्टूडेंट डिपेंडेंट है वो स्किल्ड वर्कर वीज़े पे अप्लाई कर सकता है अगर उसका वीज़ा वैलिड है. लेकिन इशू ये हो जाएगा कि जो उसका स्टूडेंट है, अगर उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो वो उनका डिपेंडेंट नहीं बन सकता. उसको इंडिया जाना पड़ेगा और फिर वापस आना पड़ेगा. तो अक्सर जो कपल्स होते हैं, मे बी दे डोंट वांट टू डू दिस, वरना बेहतर ये है कि जो स्टूडेंट डिपेंडेंट है वो अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा बेशक ले ले, लेकिन जो स्टूडेंट है जिसने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की, वो अगर स्टूडेंट डिपेंडेंट को स्किल वर्कर वीज़ा मिल भी जाता है वो उसका डिपेंडेंट नीचे नहीं आ सकता, बिकॉज जो कंडीशन होम ऑफिस ने स्टूडेंट की स्किल्ड वीज़ा के लिए लगाई है वही कंडीशन होम ऑफिस ने स्टूडेंट की स्किल्ड वर्कर डिपेंडेंट पे भी लगाई है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं, आप स्विच नहीं कर सकते, गो बैक होम एंड देन कम बैक. जहाँ तक बात आती है ना कि जी स्टूडेंट असाइलम कर ले, देखें जी पहली तो बात है कि आई डू नॉट थिंक कि असाइलम को इतना लाइटली लेना चाहिए. आपको सिर्फ उस सूरत में असाइलम करना चाहिए अगर आपकी जान को ख़तरा है. अगर आपको याद हो, आज से 3 दिन पहले BBC में भी आया था, आई डोंट नो, मैंने सिर्फ नीचे टेप पढ़ी थी, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं गुजर रहा था ऑफिस से, बाहर जा रहा था, तो आई रेड द टेप के पता नहीं किस मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम उन लॉयर्स को भी पकड़ेंगे जो ये धड़ाधड़ असाइलम के केसेस कर रहे हैं विद नो मेरिट इन इट. वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी क्योंकि आई डोंट थिंक आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आई थिंक इट्स गेट टूवर्ड्स स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा असाइलम करते हैं, सो वन हैज़ टू बी केयरफुल. और अगर आप असाइलम पे चले गए हैं तो वहाँ से फिर अगर आप कॉस्ट अप्लाई करते हैं तो इट इज़ अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बिकॉज अगर मेरा क्लाइंट है और उसका बिजनेस है और उसके पास कॉस्ट है और वो मेरे पास आके कह रहा है जी किसी के पास ये असाइलम पेंडिंग एप्लीकेशन है, मैं उसको कॉस्ट दूँ, आई बी ऑनेस्ट विद यू, मेरी पहली चीज़ होगी कि मैं अपने क्लाइंट को बोलूँ कि मेरे ख्याल से स्टे अवे फ्रॉम इट. ये ना हो कि इसकी वजह से होम ऑफिस कहे कि आपकी कंप्लाइंस इतनी अच्छी नहीं है, व्हाई आर यू गिविंग अ वीज़ा टू समबडी जिसने असाइलम क्लेम किया हुआ है. पहले आप उनका प्रोसेस कंप्लीट होने दें और उनको वीज़ा मिलने दें, देन परहैप्स गिव देम द स्किल वर्कर. या उनको हम बोलें कि जी जिस तरह कॉलेजेस कहते हैं डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, गो बैक, हम दोबारा कैश दे देंगे, एंट्री क्लियरेंस लेके आए. तो कभी कभी हम भी क्लाइंट को कहते हैं लेट देम गो बैक एंड देन गिव देम द कॉस्ट. तो आई थिंक इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, डिपेंड करता है केस टू केस. मेरे ख्याल से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टुडे एंड आई एम ग्रेटफुल. हमारा टाइम भी अब पूरा हुआ है. मैं जाने से पहले अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. प्लीज़ सोशल मीडिया पे
हमारे शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने सोशल मीडिया पे हमारा जब शो लॉन्च हो जाता है तो उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन करें। मुझसे अगर आपने रब्ता करना है तो टेलीफोन नंबर है एंड ईमेल है, टेलीफोन के ऊपर प्लीज़ वॉइस मेल ना छोड़ें, टेक्स्ट मैसेज करें। और मुझसे रब्ता करने का तरीका है टेलीफोन अपॉइंटमेंट या इन पर्सन। एंड इमिग्रेशन के अलावा अगर आपका कोई बिजनेस डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, लिटिगेशन का मसला है, then get in touch with me and we can look out from there. Thank you so much. अपना ख्याल रखिए and of course I look forward to seeing each and all of you next Wednesday. Allah Hafiz.